का साथियों आज बहुत इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो चाइना मुल्क है हमारा कट्टर विरोधी रहा है। चाइना हमसे लगभग 2 साल के बाद में आज़ाद हुआ और आज हमसे इतनी ज़्यादा इकोनॉमी लेके बैठा है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो हम लोग देख के चौंक जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ मेन पॉइंट्स पे आते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे। तो एक वहाँ पे आर्थिक सुधार आंदोलन हुआ था वो 1978 में। मेरे यहाँ आज भी भारत में कोई ऐसा आर्थिक सुधार आंदोलन नहीं हुआ जो कि हम धर्मवाद और जातिवाद को ख़त्म करके एक ढांचागत अपने देशवाद पे आ जाएं और देश की इकोनॉमी पे हम लोग जुटें। ऐसा कोई सरकार नहीं चाहती है, कोई सरकार नहीं करती है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, वो देखते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर इलेक्शन होता है तो देखते हैं इस एरिया में ज़्यादा कास्ट किस जाति की है, मतलब इस एरिया में ज़्यादा वोटर किस कास्ट के हैं, तो उसी पे बात करते हैं। तो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की जो दूसरी कास्ट होती है उस पर बात करते हैं। तो सबसे मेन रीज़न यही है। और यहाँ पे पार्टियाँ, जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है बहुपार्टीज है, मतलब कई पार्टियाँ यहाँ इलेक्शन कर सकती हैं। और USA अमेरिका में 2 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं मोस्टली। तो द्विदलीय निर्णय होना चाहिए इलेक्शन में, हमारे देश में भी, कि 2 ही पार्टियां, पक्ष और विपक्ष 2 ही पार्टियां हों। बहुत सी पार्टियां होने के कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। 1978 की बात है, एक आर्थिक सुधार आंदोलन किया गया था चाइना में। उस चाइना के आंदोलन को कम्युनिस्ट समाजवाद से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिस्टम को डाइवर्ट किया गया था। तो वहाँ से ऐसा माना जाता है वहाँ की सरकार अपने देश के हित में कोई भी निर्णय ले तो ले सकती है। हमारे देश की ये दुर्भाग्य है, कोई भी पार्टी अच्छा काम करे, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पीछे की सरकार रही हो, एक दूसरे को सही हो या गलत हो इसके मतलब नहीं है, लेकिन घेरना तो घेरना ही है। तो सबसे बड़ा वहाँ का जो चाइना है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, वहाँ पे लगभग इस दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं। तो 195 कंट्रीज़ में लगभग 1/4 ऑफ वर्ल्ड, 1/4 देश विश्व, 1/4 दुनिया चाइना से परचेज करती है चीज़ों को, एक्सपोर्ट ना करके इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना लगभग 50 देशों को अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, भेजता है, वहाँ से बदले में पैसे लेता है। तो इस कहीं न कहीं आप इस गैपिंग के लिए एजुकेशन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो कि हमारे देश में एजुकेशन पे 18% हाईएस्ट GST लगा हुआ है, सबसे 28% ज़्यादा, उसके बाद में 18% GST सेकेंड हाईएस्ट GST होता है, जो कि हमारे देश में शिक्षा पे लगा हुआ है, बहुत गलत है। जो कि चाइना जितना बजट अपने देश में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च करती है, कहीं न कहीं हमारा भारत का बजट पूरा बजट, पूरे भारत का बजट कहीं न कहीं कभी न कभी हो जाता है। जो एजेंसीज हैं, कंपनी है, सीधी सी बात है, शिक्षा में आगे लोग बढ़ेंगे तो स्वाभाविक से बढ़ जाएंगे आगे। और हमारे देश के अंदर अलग अलग पार्टियां अपने इलेक्शन के स्वभाव से ही वर्क करती हैं। तो कंपेरिजन में वहाँ की सेना, एक्टिव आर्मी उसकी ज़्यादा है, हमारे पास कुछ कम है। तो वहाँ का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा है, 4 टाइम तो ज़्यादा मान ही लीजिए, लगभग 4 गुनी ज़्यादा वहाँ की GDP है, मतलब $19 ट्रिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। और हम 4.27 पे अटके हुए हैं। और वहाँ के पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 11-12 लाख रुपए पड़ जाते हैं। और हम तो अब 1 नंबर पर पहुँच ही गए हैं। क्षेत्रफल में, आबादी में हमारे पास कितना एरिया है, इसमें हम भले ही 7वें नंबर पे हों, लेकिन अब हम जनसंख्या में 1 नंबर पहुँच गए हैं। चाइना को पीछे छोड़ दिया है हमने। ये मेरे देश के लिए दुर्भाग्य है। हम जनसंख्या में 1 नंबर पे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम इकोनॉमी में पीछे हैं, चाइना से 4 टाइम पीछे हैं, 4 गुना पीछे हैं। ये मेरे लिए बहुत सोचने की बात है।